सभी साथियों को, सभी गणवीरों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अब हमारा ये जो आज का दिन है वही हमारा भविष्य निर्धारित करेगा, ये मान लीजिए। और ये हमारे समुदाय का भी, हमारे जो समुदाय का भविष्य है उसको भी यही निर्धारित करेगा आज का जो दिन है। तो अगर मेरी और तमाम साथियों से निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि 1000 व्यूज से ज्यादा व्यूज होने चाहिए, यहां पर लोग देखने वाले होने चाहिए। सभी साथियों से निवेदन है पहले इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज जैसा छल कपट हमारे साथ आज तक नहीं हुआ। या तो फिर इन लोगों ने हमसे जब आमेर का किला जीता था तभी ऐसा छल कपट किया था, या फिर आज ही किया है। तमाम साथियों से निवेदन है अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक। बहुत हो गया, बहुत बातें करनी है। डॉक्टर साहब ने कई बिंदु रखे हैं अपने उसमें ज्ञापन में, उन बिंदुओं पे चर्चा होगी। कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उन पे चर्चा होगी। प्रशासन की तरफ से वीडियो आया है, उस पे चर्चा होगी। आंदोलन को लेकर हमारे तमाम साथियों के जो सवाल हैं उस पे चर्चा होगी। और हम लोग पिछले 7-8 दिन से मेहनत कर रहे थे, और हमारे बीच जो, क्या बोलूं, उनको जयचंद भी नहीं बोलता। जयचंद तो ऐसा आदमी था कि उसकी बेटी को उठा ले गए थे, इस कारण वो आदमी जयचंद बना। एक तरीके से मान लीजिए बदला लेने के लिए वो जयचंद बना। इन लोगों को तो मैं क्या कहूं, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ये तो गिरगिट हो गए। यहां विभीषण कह दो इनको, काल्पनिक जो ग्रंथ है उसका विभीषण कह दो इनको। कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको क्या बोला जाए। इन लोगों ने हमारे साथ ऐसी गद्दारी करी है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें आए ये लोग, और वहां आके इन्होंने वहां की पूरी अपडेट अपने ठेकेदार को, मसीहा को पहुंचाई इन्होंने। कोई बात नहीं, समाज सब याद रखेगा, हम भी याद रखेंगे। तमाम साथियों को निवेदन है प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम चर्चा शुरू करें। 500 व्यूज होते ही मैं चर्चा शुरू कर दूंगा। हमारे क्या टॉपिक है, क्या मुद्दे हैं वो मैंने बता दिए हैं, और मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। समाज के कुछ साथियों से मैंने बात करी है जो इस आंदोलन का हिस्सा है, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू मुझे यहां रखना है। तमाम चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। तमाम साथियों से निवेदन है अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हमारी चर्चा आगे बढ़े। तो साथियों 389 हो चुके हैं, 395। तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, और तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। ओपी भाई जोहार, हरकेश भाई जोहार, मान भाई जोहार, लव भाई जोहार, इंडिजिनस बारिया भाई जोहार, दिनेश भाई जोहार, हंसराज धांध्या भाई जोहार। आप ज्ञापन दे रहे थे, आपकी मेहनत सब पानी में फेर दी गई है। नहीं, अपन किसी के भी पक्ष में नहीं बोलेंगे। जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखे उन पे कुछ सवाल रहेंगे, उन सवालों का जवाब देना और उन सवालों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हमारे लोगों तक वो जानकारियां पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आरामी से बोलूंगा, मैं कूल हूं, मैं कोई एग्रेसिव नहीं हूं। वो तो थोड़ा सा ऐसा ही है बोलने का तरीका। मैं बिल्कुल कूल हूं, न कोई अपशब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए करेंगे हम लोग, या किसी को टारगेट करेंगे। हमारा कुछ भी ऐसा उद्देश्य नहीं है, ना हम किसी को भड़काएंगे ना कुछ करेंगे। हम नफरत फैलाने वाले लोग नहीं है। हम इस देश में, इस समाज के अंदर, इस राज्य के अंदर हम सामाजिक सौहार्द चाहने वाले लोग हैं, और हमने हमेशा तमाम लोगों का इस धरती पर स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया है। तो हम ऐसे आदिवासी समुदाय से हैं। तो आप उस पर चर्चा, टेंशन ना ले कि मैं कुछ गलत बोलूंगा। तो सबसे पहले साथियों, पुलिस का एक वीडियो आया है। वो कह रहे हैं कि 1 तारीख को, अगस्त को यहां पर कोई भी आए ना, और जो लोग 1 अगस्त का आह्वान करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये कह रहे हैं ना। तो मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, आप पुलिस प्रशासन से पूछिए कि हमने तो कोई 1 अगस्त का कॉल दिया नहीं है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था रामकेश जी का। रामकेश जी सही कह रहे थे, उन्होंने कौन सा 1 अगस्त का कॉल दिया? कहीं आप दिखा दीजिए किसी भी शख्स ने ये कहा हो
कि आप 1 अगस्त को आओ। सबसे पहले शुरुआत किसने करी इस चीज की? इस चीज की शुरुआत करी सुदर्शन चैनल के जो मालिक हैं सुरेश चौहान के। उन्होंने 1 अगस्त को कहा कि चैलेंज देते हुए कहा आदिवासी समुदाय को कि मैं 1 अगस्त को आऊंगा, वहां भगवा झंडा लहराऊंगा। अब आप बताइए, कोई शख्स आपके घर आएगा और आपके कहेगा कि मैं आपके घर आ रहा हूं, आपकी छत पे तिरंगा है, वो क्या नाम है, भगवा झंडा लहराऊंगा, तो आप कैसे लहराने देंगे भाई? वो धरोहर हमारी है, आदिवासी समुदाय की है। अगर आदिवासी समुदाय उस धरोहर को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर हम कह देंगे हम हमारे युवाओं की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम 1 तारीख को आएंगे, तो हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हम हमारा 1 तारीख का कॉल वापस ले लेंगे। लेकिन आप सबसे पहले सुदर्शन चैनल का जो मालिक है सुरेश चौहान के, वो लगातार 6 दिन से शो कर रहा है, उसका आज 7वां दिन होने वाला है, उसके शो को बंद करवाइए। वो आज शो ना करेगा, अगर इस पे वो शो नहीं करेगा तो हम 1 तारीख का कॉल बंद कर देंगे। उससे आप ऑन एयर उससे माफी मंगवाइए। आदिवासी समुदाय को उसने पता नहीं क्या क्या कहा है, उसने हमारे लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, आदिवासी समुदाय की भावनाओं को उसने आहत किया है। तो पुलिस प्रशासन से हमारा सबको सीधे सीधे शब्दों में कह देना है। मैं यहां पर पूरे आदिवासी समुदाय का जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं कह रहा हूं कि हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हम हमारा कॉल वापस ले लेंगे। आप सुरेश चौहान के से माफी मंगवा दीजिए और उससे कह दीजिए कि वो इस पे आप कोई शो नहीं करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात डॉक्टर साहब आज पहुंचे शासन सचिव जो हमारा है उसके पास, राज्य सचिव जो है उसके पास, और उनसे कहा है कार्रवाई करवाने की मांग करी है कि जिन लोगों ने वहां पर मूर्तियां तोड़ी, जिन्होंने झंडा उतारा, रामकेश मीणा ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा, जो लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते उन पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, सोचो एनआईए कौन के लिए काम करता है? जिन पे आतंकवाद के आरोप होते हैं, जिन पे देशद्रोह के आरोप होते हैं, उनके लिए एनआईए जांच करता है। मतलब आदिवासी समुदाय के युवा आज देशद्रोही हो गए, आदिवासी समुदाय के युवा आतंकवादी हो गए। क्या हमारी विरासत को बचाना साथियों आतंकवाद की श्रेणी में आता है? क्या हमारी विरासत को बचाना क्या देशद्रोह की श्रेणी में आता है? तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं मैं, आप तमाम साथियों से, क्या हम देशद्रोही हैं? हम हमारी विरासत बचा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हम हमारी विरासत बचा रहे हैं। कोई ने हमारी जमीन पे आया, उसने वहां पर भगवा झंडा लहराया और हम उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, और कोई दोबारा कह रहा है कि हम वहां पर आकर भगवा झंडा लगाएंगे, तो हम उसके विरोध में ही तो प्रतिरोध कर रहे हैं। तो आप हम पे देशद्रोह का आरोप लगाओगे? आपको मैं बता देना चाहता हूं, हिंदू मैरिज एक्ट हम आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। आप इतिहास उठा के देखिए अपना, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है ना, आपको इतिहास जो मनुवादी इतिहास है वो पढ़ाया गया है और आपको रिसर्च में रुचि है नहीं। तो मैं आप तमाम साथियों से कहता हूं, गूगल पे जाइए, इंडिजीनस सेंसस, बस इतना कर दीजिए, ट्राइबल सेंसस कर दीजिए, इंडिजीनस सेंसस कर दीजिए, आपको पता लगेगा आजादी से पूर्व इस देश के अंदर आदिवासी समुदाय की गणना एक अलग धर्म के तौर पे होती थी। आज ये हमारा सबसे ज्यादा हिंदूकरण इन लोगों ने कर दिया है। ये हमें हिंदू बनाना चाहते हैं अपने एजेंडे के लिए। अगर हेमंत सोरेन पब्लिकली कह रहे हैं कि हम आदिवासी नहीं है, हम अलग आदिवासी कॉलम चाहते हैं, तो क्या हेमंत सोरेन देशद्रोही है? क्या हेमंत सोरेन आतंकवादी है? आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत 2020 में कहता है, आज मैंने ट्वीट किया है, मोहन भागवत 2020 में कहता है कि सभी आदिवासियों को 2021 की जो जनगणना होगी उसके अंदर हिंदू भरना है। अगर भाई हम हिंदू हैं तो आप हमसे हिंदू क्यों भरवा रहे हो जबरदस्ती? आप ये बताओ ना। तो भाइयों आप ये बताओ, क्या अगर हम लोग कहते हैं, मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूं या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। तमाम साथियों से निवेदन, आप लिख दीजिए यहां पर, हां मैं आदिवासी हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं, हां मैं आदिवासी हूं हिंदू नहीं। साफ साफ लिख दीजिए। ऐलान जाना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता लगना चाहिए कि ये आदिवासी समुदाय के लोग हिंदू नहीं है, ये वास्तव में आदिवासी है। और जो नेता नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहा है वो
आरएसएस का एक एजेंट है, यह पता लग जाना चाहिए तमाम साथियों को। यह मेरा एक बिंदु है। और किसी को फैक्ट चाहिए, जो पूछता है कि अर्जुन भाई आप साबित करिए कि हम हिंदू नहीं है, तो मैं उसको पूरे फैक्ट दूंगा कि हम आदिवासी लोग हिंदू नहीं है, हमारे सभ्यता अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी कल्चर अलग है। जो लोग कह रहे हैं कि अर्जुन भाई हमारे क्षेत्र के अंदर हिंदुत्व का प्रभाव क्यों, हमारे शादी विवाह समारोह, हमारे गांव में मंदिर क्यों, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं साथियों, आप पढ़िए आर्य समाज मूवमेंट राजस्थान में किन क्षेत्रों के अंदर चला। आप ये पढ़िए कि आदिवासी क्षेत्रों में आर्य समाज मूवमेंट इन लोगों ने चलाया, पूर्वी राजस्थान में चला। उसकी वजह से हमारे हर गांव के अंदर एक आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा और एक आपको मंदिर मिलेगा इसका क्या नाम है, ठाकुर जी का। दो मंदिर आपको हमारे गांवों में मिलेंगे। हमारे गांव के अंदर आपको अगर वास्तविक पुराने मंदिर मिलेंगे जहां पर कोई मूर्ति नहीं है, तो वो हमारी कुलदेवी है। हमारा कोई थान है जहां हमने एक भाटे को पूज रखा है। हम भाई प्रकृति पूजक लोग रहे, हमने हमारे पहाड़ों को पूजा है। नियमगिरी का पहाड़ आदिवासी समुदाय पूजता है। आप दक्षिणी राजस्थान में जाइए, कोई भी आदमी दक्षिणी राजस्थान के अंदर आप जाओगे, वहां के आदिवासी क्षेत्रों में आप घूमोगे, तो आपको नजर आएगा कि वहां पर कोई मंदिर ही नहीं है, क्योंकि वहां पर आर्य समाज का प्रभाव नहीं था। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। तो इस कारण हम आदिवासी लोगों पर हिंदूकरण हमारा हुआ है। और अभी एक डाटा आया, उसमें यह कहा गया है, यह साबित हुआ है। और इस पे भी जो फिलहाल जो मुद्दा बना हुआ है, मेरा एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें मैंने कहा कि मैं आदिवासी हूं लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं, उसको बहुत वायरल हुआ। उसके बाद एक न्यूज चैनल है, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया, फैक्ट चेक किया। उसने लिखा कि सबसे ज्यादा 88% लोगों ने जो रिलीजन अपनाया है आजादी के बाद, वो हिंदू अपनाया, और उनमें 99% जो संख्या है वो आदिवासियों की है। और जो 8% आदिवासियों ने दूसरा धर्म अपनाया है वो ईसाई धर्म है। और ये लोग आपको बरगला रहे हैं। वो सुरेश चौहान के टीवी चैनल पे मेरे जैसे आदमी को और इस समाज के तमाम आदमियों को जिहादी बोल रहा है, ईसाई बोल रहा है। अगर हम हमारी संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं तो क्या हम ईसाई हो गए, क्या हम जिहादी हो गए? ये अब हमें सर्टिफिकेट देंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां शामिल है। अरे भाई, हमारे कौन से अंतरराष्ट्रीय संबंध है? आप कौन सा एंगल ढूंढ रहे हो भाई साहब? अब एक चीज डॉक्टर साहब ने बयान दिया कि हम हमारे रीति रिवाजों को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मानते हैं। मैं हम तमाम साथियों से पूछता हूं, क्या ये तमाम जो हिंदू हैं वो जो पितृ पूजन हम करते हैं उनको मानते हैं? जो हम ढोक देते हैं, हम भूमियाओं को मानते हैं, ये उनको मानते हैं? ये बिल्कुल नहीं मानते। ये केवल उन्हीं ग्रंथों को मानते हैं जो या तो रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, ये उनको मानते हैं। ये आदिवासी समुदाय के जो लोक देवता हैं उनकी पूजा करते हैं क्या? कभी नहीं करते भाई। कौन से ये स्वर्ण कास्ट के लोग या अपर क्लास के हिंदू आकर मेहर गोत्र की कुलदेवी को पूजता है? भाई नहीं पूजता ना। ये लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाहते हैं। अब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि वो तो किसी मुसलमान ने तोड़ा, चलो मान लिया तोड़ा, कुछ भी किया, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि खो नागोरियन का किला है, उस पर कुछ धर्म विशेष के लोगों ने कब्जा कर रखा है। बिल्कुल, अब खो नागोरियन का इतिहास जानना चाहिए। उसका सबसे पहले तो आपको यह पता करना चाहिए कि नागौरी लोगों के आधार पर, नागौरी मुसलमानों के आधार पर उसका नागौरिया नाम क्यों पड़ा। मैं आपको बताता हूं साथियों इतिहास। आमेर का किला कौन का है? आप कहेंगे आदिवासियों का है। बिल्कुल आदिवासियों का है। आमेर का किला हमारा था। हमारे वहां के राजा पितृ जो हम पानी देते हैं वो दे रहे थे, और इन लोगों ने वहां पर पीछे से हमला किया, उनकी हत्या कर दी और हमारे आदिवासी किले को कब्जा लिया। उसके बाद चांदा देवी ने आह्वान किया था कि हम आमेर को दोबारा हासिल करेंगे, और जो आह्वान किया था उससे डर गए ये लोग, रजवाड़े लोग, और इन्होंने मुगलों को बुलाया कि आप ऐसा करिए, आप आइए, जयपुर का ये बाहरी इलाका था, आप यहां पर हमारी रक्षा करने के लिए तैनात हो जाइए, ये किला आपको दे रहे हैं, जागीर के तौर पे आपको सौंप रहे हैं। अब आप बताइए, मैं आप तमाम साथियों से पूछता हूं, अगर कोई आदमी ने वो किला जागीर के तौर पे हासिल कर लिया, अगर इस आधार पर हम अपने किले मांगने लगे,
तो मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं खुला खुला कि डॉक्टर साहब आप सबसे पहले आमेर के किले की मांग करिए कि आमेर का किला आदिवासियों का है, आदिवासियों को दिया जाए वो किला। सबसे पहले आप आदिवासियों की जो धरोहर है, आदिवासियों की जो इज्जत है, आमेर का किला आमेर के आदिवासियों को दिया जाए, हम आदिवासियों को सौंपा जाए। अगर यही आपका तथ्य है, मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं साथियों, जो धरोहर किसी ने जीत ली, जो धरोहर किसी ने जीत ली युद्धों में, उस पर हमें हक जमाने का कोई हक नहीं है। कई लोग ये हिंदूवादी संगठन कहते हैं कि यहां पर मुगल आए, उन्होंने इतना अत्याचार किया, उन्होंने हमारे किलों को ढहा दिया, हमारे मंदिरों को ढहा दिया। अरे भाई, उस टाइम का इतिहास पढ़ो। तुम लोगों ने भी तो बुद्धों के जो स्तूप होते थे उनको लूटा, तुमने मठों को लूटा उनको। क्यों? क्योंकि ये खजाने के गढ़ होते थे। और भाई, जिस आदमी ने जो किला जीत लिया वो उसका ही होता है। अगर उस आधार पे सब लोग अपना अपना किला मांगने लगे तो इस देश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। भाई साहब, डॉक्टर साहब, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर कोई आदमी ये कोशिश कर रहा है, अगर खो नागोरियन हमारी धरोहर के तौर पर, अंतिम तौर पर हमने भारत सरकार को सौंपा है, अंतिम उस पे हक हमारा था और हमने अगर उसको भारत सरकार को सौंपा है, अगर उस पे आके कोई दूसरा धर्म का कब्जा करता है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर वो धरोहर पहले से ही किसी और की रही है और उन्होंने भारत सरकार को सौंपा है, तो हम कैसे उस पे अपना हक जमा सकते हैं? मैं तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं। अगर झंडा लहराना है डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो हमारे जो लोग हैं, हमारे पूर्वज जो हैं और हम जो लोग हूत पूछते हैं, वो ये लोग दूसरे धर्म के लोग हैं, वो क्यों नहीं पूछते हैं? भाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये हिंदू क्यों नहीं पूछते हैं? और एक और बात, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं उस किले पर जाकर मीनेस का झंडा लहराऊंगा। डॉक्टर साहब से कहते हैं कि हम पर यह आरएसएस का एजेंडा थोपना बंद करिए। हम कोई मत्स्य अवतार की संतान नहीं है, हम कोई मीन भगवान की संतान नहीं है। हमारा जरूर मीन मतलब मछली जो हमारा गण चिन्ह हुआ करता था, ना कि हम उसके वंशज हैं, ना कोई हम विष्णु के अवतार हैं। हमारा जो राज्य था, जो मत्स्य प्रदेश था, जो किंगडम था, मत्स्य किंगडम और पांड्या किंगडम तमिलनाडु का, उन दोनों का गण चिन्ह जो मछली है, पूरी मछली, वो हुआ करता था। और इन्होंने मत्स्य कौन बना दिया? आधा मछली और आधा भगवान। भाई साहब, वो झंडा और ये आरएसएस का एजेंडा बिल्कुल उस किले पे नहीं चलेगा डॉक्टर साहब। उस किले पे अगर आपको लहराना है तो तिरंगा लहराइए, नहीं तो आदिवासी समुदाय का झंडा लहरेगा। और आदिवासी समुदाय का झंडा आदिवासी समुदाय के युवा, आदिवासी समुदाय की जाजम, आदिवासी समुदाय के पूर्वज तय करेंगे। आप अकेले आरएसएस के एजेंट तय नहीं करेंगे कि कौन सा झंडा वहां लहरेगा। और एक और बात, अगर आपको झंडा लहराने का इतना शौक है, मैं आपसे कहता हूं डॉक्टर साहब, आप ऐसा करिए, आप आरएसएस के बहुत बड़े आदमी हैं, आप बीजेपी के बहुत बड़े सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। हम आपसे कहते हैं डॉक्टर साहब, हम आपसे कह रहे हैं, आप एक, अगर ये हिंदू लोग अगर आपको हिंदू मानते हैं, तो हमारा आपको खुला चैलेंज है कि आप लोग एक बार जो जयगढ़ पे जो रियासत का झंडा लहर रहा है, उस रियासत के झंडे को हटाकर वहां पर तिरंगा ही लहरा दीजिए, वहां भगवा ही लहरा दीजिए, वहां आदिवासी समुदाय का झंडा ही लहरा दीजिए। अगर वास्तव में आप हमें हिंदू मानते हैं तो उतरवाइए ना वो रियासत का झंडा, वो किस हक से लहर रहा है वहां पर? इस राजस्थान की तमाम जो किले हैं उन पर आप आदिवासी झंडा लहराओ, आप लहराओ इस मीन भगवान वाले झंडे को पूरे आदिवासी जो किले हैं उन पर। हम आपको देखते हैं कितने लोग, ये ठाकुरों के लोग, रजवाड़ों के लोग, ये दूसरे लोगों के हाथों में जो कब्जे हैं इन किलों के, वो आपको वहां झंडा लहराने देते हैं क्या? तो डॉक्टर साहब, हम आपसे कहते हैं कि इस राजस्थान प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करिए। डॉक्टर साहब, यह आपका चरित्र नहीं रहा है। आपको हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। मीणा समुदाय के आदमी ने किसी पुजारी की हत्या नहीं की थी, लेकिन आपने उस पुजारी के लिए आंदोलन किया और मीणा समुदाय के उस बेचारे निर्दोष आदमी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया आपने। डॉक्टर साहब, ये जो हिंदूवादी लोग हैं, जो नफरत फैलाते हैं पूरे देश के अंदर, इन लोगों की कभी हिम्मत नहीं थी कि ये हमारे पूर्वी राजस्थान के अंदर धर्म की राजनीति कर पाए। इनको कौन लोग बढ़ावा दे रहे हैं? डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके हम समर्थक रहे, हम आपके बहुत बड़े, आपको पूजनीय माना है हमने, आप जवाब दीजिए डॉक्टर साहब हम लोगों को।
आज आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, आपने कितने लोगों की भावनाओं को हाथ किया है, कितने लोगों के बेचारे युवाओं को दिलों को छलनी किया है आज आपने। कितने युवा हैं बेचारे। अगर आप हिंदू हैं डॉक्टर साहब, तो मैं आपको कहता हूं कि आपकी धर्मपत्नी गोलमा देवी जी को मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया गया था? आप हमें बताइए ना, बताइए डॉक्टर साहब। अगर आपकी पत्नी को क्यों नहीं घुसने दिया था मंदिर में? मैं आपको कहता हूं डॉक्टर साहब, जब लाहौर के अंदर जो अपर कास्ट के हिंदू हैं, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर कोई दलित नहीं घुसेगा, आदिवासी नहीं घुसेगा, तो आपको क्यों नहीं घुसने दिया था डॉक्टर साहब? मैं आपसे पूछता हूं, आपका एक ये आदिवासी समुदाय का युवा आपसे पूछ रहा है कि आपने क्यों नहीं घुसा, आपको क्यों नहीं घुसने दिया था? आप बताओ ना, क्यों नहीं घुसने दिया था? डॉक्टर साहब, हकीकत यह है कि आप पर संघ का दबाव पड़ा है। हमें तो यह रिश्ता बता दो, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि सुदर्शन चौहान के ने कहा कि मैं आदिवासियों के हाथी में झंडा फहरवाऊंगा, तो मुझे लगता है कि आपका तो पहले दिन से ही सपोर्ट था उसको। यानी कि आपको वो आदमी आदिवासी समुदाय को सीधा सीधा गाली दे रहा है, उसके लिए आपने एक भी शब्द का जिक्र अपने ज्ञापन में नहीं किया। आप हमें बताइए कि यह रिश्ता आपका क्या कहलाता है? क्या ये हमारे बाबा इसी तरीके से क्रांति करेंगे? क्या आप लोग भक्तों से बोलोगे कि करते रहो जप नाम जप नाम जप नाम? बाबा बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। अगर आप वास्तव में चाहते हो तो कार्रवाई चौहान पे कराइए। उसने आदिवासी युवाओं को भड़काया, उसने आदिवासी युवाओं को चेतावनी दी। हमने तो किसी को चेतावनी नहीं दी थी। हमने तो नहीं कहा था कि यहां संगी आओ झंडा लहराओ। उन लोगों ने हमने चेतावनी दी है कि हम आदिवासी किले पाएंगे, भगवा झंडा लहराएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आदिवासी समुदाय को दो भागों में बांटना बंद करो। आदिवासी समुदाय आदिवासी रहेगा। अगर आप आदिवासी नहीं है तो डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि आपने आदिवासी विश्व दिवस क्यों बनाया? क्यों आपने जो मीणा महापंचायत है, जो आपने जिसको मीणा हाई कोर्ट है, उस पर क्यों वहां पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया? अगर आप आदिवासी नहीं है तो आप हमें बताइए ना डॉक्टर साहब। आप बताओ डॉक्टर साहब, हमें आज पूरा मीणा समुदाय आपसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है आपसे। आप हमें बताओ कि आखिरकार आपने क्यों विश्व आदिवासी दिवस बनाया? मुझे लगता है कि आपने विश्व आदिवासी दिवस केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मीणाओं के वोट लेने के लिए, आदिवासियों के वोट लेने के लिए मनाया था। और तमाम लोगों से कह देना चाहता हूं, जिनको भगवा झंडा लहराना है अपने घरों पे लहराए, जिनको मिनेस का झंडा लहराना है अपने घरों पे लहराए। इस देश की धरोहरों पर कोई झंडा लहरेगा तो तिरंगा लहरेगा, और आदिवासी समुदाय की कोई धरोहरों पर झंडा लहरेगा तो जौहार का नारा लिखा हुआ झंडा लहरेगा, ना कि कोई आरएसएस का जो थ्योरी आरएसएस द्वारा रची गई है उससे संबंधित कोई झंडा लहरेगा। ये हमारे धरोहरों का भगवाकरण बंद करिए। हमारी धरोहरों पर आरएसएस का एजेंडा थोपना बंद करिए, और हमारे आदिवासी समुदाय पर आरएसएस का एजेंडा थोपना बंद करिए डॉक्टर साहब। और एक और बात कहना चाहता हूं साथियों, आप तमाम लोग सोच रहे होंगे कि आंदोलन का क्या होगा। अरे आदिवासी युवाओं भाइयों, ये तमाम जो नेता हैं वो आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि एक नेतृत्व पैदा हो जाएगा युवाओं का। ये सोच रहे हैं कि आदिवासी समाज नेताओं के बिना कोई आंदोलन नहीं कर सकता। मैं आप तमाम साथियों से कहता हूं, आप तमाम साथियों से आह्वान करता हूं कि मेरे साथियों, मेरे प्यारे गणवीरों, आइए अपनी धरोहर को बचाएंगे। मैं आप तमाम साथियों से कहता हूं, कोई हमारे ऊपर एनआईए लगाए, यूएपीए लगाए, कुछ भी लगाए, देशद्रोह का केस लगाए, लेकिन हम हमारी धरोहर के लिए लड़ेंगे। मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूं कि इन नेताओं के भरोसे मत बैठिए। यह आंदोलन किसी नेता के समर्थन में चालू नहीं हुआ था। यह आंदोलन किसी नेता के लिए चालू नहीं हुआ था। यह आंदोलन हमारी अस्मिता के लिए, हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए चालू हुआ था। और यह आंदोलन किसी शख्स ने चालू नहीं किया था। यह आंदोलन आप तमाम युवाओं ने चालू किया था। यह आंदोलन आप तमाम युवाओं ने चालू किया था। और अब पूछ रहे हैं कि भाई साहब इतने लोग आएंगे, नेतृत्व कौन करेगा? मैं तमाम साथियों से कहता हूं, हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, बहुत आंदोलनों में हम गए, और कई आंदोलनों में हमने छात्र संगठन के तौर पे भी नेतृत्व किया है। मैं आप तमाम साथियों से कहता हूं, जितने भी हमारे साथी वहां आएंगे,
चाहे वो युवा नेता हो, युवा नेत्री हो, कोई नेता है तो नेता, कोई नेत्री आए तो नेत्री, कोई सामाजिक कार्यकर्ता आएगा सामाजिक कार्यकर्ता, कोई सरपंच आएगा तो सरपंच, कोई और शख्स आएगा, उन तमाम साथियों को हम नेतृत्व की जिम्मेदारी देंगे और सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर जय जोहार का नारा लगाते हुए, जोहार का नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं तमाम साथियों से कहता हूं, आप सब आइए, आप सब आइए, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे विक्रम मीणा हो, चाहे देशराज मीणा हो, भवी मीणा हो, और चाहे हरीश बंटी हो, चाहे हमारे दक्षिणी राजस्थान से आने वाले साथी कांति भाई हो, तमाम जितने भी साथी हैं या अन्य समुदायों के जो साथी हैं, चाहे हिम्मत सिंह गुर्जर हो, चाहे कोई और समुदाय, दलित समुदाय के, चाहे कोई और भी साथी हो, और चाहे यादव समुदाय के, जाट समुदाय के, जितने भी तमाम साथी हैं वो हमारे समर्थन में आए। हम आप सबको एक नेतृत्व देंगे और ये हम एक सामूहिक नेतृत्व करेंगे। उसका कोई भी उस आंदोलन का एक नेता नहीं होगा, सब सामूहिक होंगे। चाहे वो 100 नेतृत्व निकल के आए, चाहे 100-200 लोग निकल के आए, सबको आगे रखा जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई किन्हीं साथियों पर केस लग जाएंगे, मैंने उसके लिए लिखा है साथी, हम पुलिस के पास जाएंगे, हम कमिश्नर से मिलेंगे 31 तारीख को और पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि हम ये 100 लोग हैं, हम ये 200 लोग हैं, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि उस आंदोलन के अंदर कुछ भी होता है, कुछ भी उपद्रव होता है, हिंसा होती है, तो आप आके सबसे पहले हमें अरेस्ट करना, उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। आज तक तुमसे किसी नेता ने यह जिम्मेदारी नहीं ली होगी कि उसने आपको आंदोलन में बुलाया और कहा हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं बेटा, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं दूंगा। हम कह रहे हैं आपसे पहली बार, हम सब युवा कह रहे हैं, हम एक भी केस आप युवाओं पर नहीं लगने देंगे। अगर कुछ उपद्रव होता है तो हम तमाम लोगों से कहते हैं जो डर रहे हैं वो सबसे पीछे की लाइन में रहना, सबसे आगे तुम्हारे वो युवा रहेंगे जो समाज के लिए लड़ना जानते हैं, जो संघर्ष करना जानते हैं, जो वर्षों से समाज के लिए लिख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उन युवाओं को हम आगे रखेंगे, उन महिलाओं को हम आगे रखेंगे। तमाम साथियों से मैं कह रहा हूं, आज सुबह से फोन आ रहे हैं हमारे पास कि आपने कैसे रैली रख ली। अरे भाई आप ये बताइए, उस आदमी को बोलिए सबसे पहले जिसने हमें चेतावनी दी, आपने उसको फोन किया, आपने उसके स्टूडियो में फोन किया कि वो क्यों 1 तारीख को आ रहा है, आप हमें क्यों फोन कर रहे हो? हमने तो कुछ कहा ही नहीं कि हम आ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम हमारे किले को बचाने आ रहे हैं, झंडा लहराने, तो वो आ रहा है उसको रोको ना। तो तमाम साथियों से ये कह देना चाहता हूं, नेतृत्व के बारे में आप कोई दिक्कत ना लो, यह आंदोलन इतिहास में लिखा जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, और यह आरएसएस की नींव खोद के रख देगा मेरे प्यारे साथियों पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यह आपको पता होना चाहिए। इतने दिन से बीजेपी के लोग क्यों खुलकर इस आंदोलन के समर्थन में, इनके खिलाफ क्यों नहीं, हमारे खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि उनको पता है आदिवासी समुदाय एकजुट हो चुका है और आदिवासी समुदाय ने इसको अपनी अस्मिता का प्रश्न चिन्ह बना लिया है, और अब उन्होंने तोड़ने के लिए अपने एक एजेंट को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। देखिए, इन्होंने पुराने जमाने में भी ऐसे ही किया था, हमारे लोगों के खिलाफ हमारे लोगों को ही खड़ा कर दिया था, और आज भी ये लोग हमारे लोगों के खिलाफ हमारे लोगों को खड़ा कर रहे हैं। तो आप तमाम साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, आपको ये आह्वान, आप बिल्कुल कमजोर मत पड़िए, आप बिल्कुल कमजोर मत पड़िए। आप लोगों को आंदोलन करना है, आप लोगों को यहां आना है। हमने पूरी रणनीति बना ली है, और जो ये बीजेपी के लोग थे हमारे ग्रुप में थे जिसमें हम रणनीति बना रहे थे, हमने वैसे 2 सीक्रेट ग्रुप बना रखे थे, ये हमारे दूसरे ग्रुप में थे, हमसे रोज पूछ रहे थे यार अर्जुन रणनीति बताओ, अरे रणनीति बताओ। अब हमें पता लगा कि ये हमसे रणनीति इतनी दबाव में क्यों मांग रहे थे, हम पे इतना दबाव क्यों कर रहे थे रणनीति जानने के लिए कि हमारा प्लान क्या है, हम जयपुर में कैसे एंट्री करेंगे, कहां पार्किंग करेंगे। अब आज हमें समझ में आया कि ये वो हम पे इतना प्रेशर क्यों कर रहे थे। तो तमाम साथियों से निवेदन है, हम आपसे कहते हैं आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम परमिशन लेंगे, प्रशासन से इजाजत लेके ही हम आंदोलन करेंगे, और आप तमाम साथियों को आपकी विरासत, आपकी अस्मिता बचाने के लिए आना है। आप लिखिए कितने लोगों को ये यूएपीए में डालेंगे, कितने, पुलिस ने कहा है ना कि हम कार्रवाई करेंगे जो लोग आह्वान करेंगे। मैं आज आह्वान कर रहा हूं, यहां पर पुलिस प्रशासन मेरे पे कार्रवाई करे, मैं समाज के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हूं, यूएपीए खाने के लिए तैयार हूं। एनआईए अगर कोई जांच करती है वो मेरे ऊपर मेरे ऊपर लगाए, मैं समाज के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूं। साथियों, आपके समुदाय में युवाओं की कमी नहीं है नेतृत्वकर्ताओं की, लेकिन ये नेता चाहते ही नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, वो चाहता ही नहीं है कि इस समाज के अंदर कोई नेतृत्व पैदा हो।
तो आप तमाम साथियों से निवेदन है, आप सबको आना है, आप अपना हौसला बुलंद रखिए। किसी समाज जयचंद के वजह से, किसी विभीषण की वजह से आंदोलन खत्म नहीं होगा साथियों, आंदोलन चलेगा। आंदोलन तभी खत्म होगा, हम पुलिस प्रशासन से अब भी कह रहे हैं, आंदोलन तभी खत्म होगा जब सुरेश चौहान के वहां पर माफी मांगेगा मीडिया के सामने, अपने चैनल के माध्यम से, आदिवासी समुदाय से। और वो ये आदिवासी समुदाय पे जो लगातार शो कर रहा है, जो भगवा झंडा लहराने की बात कर रहा है, वो अपना शो बंद कर देगा। उसके बाद ही हम आंदोलन खत्म करेंगे, नहीं तो हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन चलेगा। और मेरा तमाम युवा नेताओं से गुजारिश है कि वो खुलकर समाज के लिए सामने आए। समाज याद रखेगा आपको, इस दौर में समाज याद रखेगा, नहीं तो समाज भूल जाएगा तुम कौन थे। तुम वो लोग थे जो उस दौर में समाज को जब जरूरत थी तुम चुप बैठे थे। तो तमाम साथियों से निवेदन है, आप सभी साथियों को आना है और आंदोलन का हिस्सा बनना है। और सभी साथियों को मेरा अंत में दोबारा क्रांतिकारी जोहार, इनकलाब जिंदाबाद।